प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं KR मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा, MA फाइनल, पेपर 6, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है गवर्नर, राज्यपाल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत की राज्य राजनीति में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियां क्या होती है, राज्यपाल का पद आज विवादास्पद हो गया है। आर्टिकल 356 के विशेष संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, गवर्नर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम की स्थापना की गई है और इस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता का वास्तविक प्रधान होती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है संविधान में, और राज्यपाल राज्य में संविधान का रक्षक तथा केंद्र का मुख्य प्रतिनिधि होता है। 1967 तक भारत के राज्यपाल के पद का अस्तित्व इस रूप में बना रहा, लेकिन 67 के बाद ये पद अचानक विवादास्पद हो गया। इसका मुख्य जो कारण रहा है कि 1966 तक केंद्र और राज्यों में एक ही दल कांग्रेस का शासन था, इसलिए एक दलीय प्रभुत्व होने के कारण कोई विवाद नहीं उठा। लेकिन 1967 के चुनाव में कई राज्यों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन विपक्षी दलों ने मिलकर एक व्यक्ति को अपना नेतृत्व सौंपकर सरकार बनाने की मांग की। उस स्थिति में उसके समक्ष केंद्र का दबाव आदि का प्रभाव पड़ा, जिसके समक्ष उसे झुकना पड़ा। मार्च 1967 से मार्च 1972 के बीच विभिन्न राज्यों में 15 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके बाद जब भी राज्यों में राष्ट्रपति केंद्र की सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के विरोधी दलों की सरकारें बनी, केंद्र सरकार ने उन सरकारों को अपदस्थ करने के लिए अनेक बार राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप राज्यपाल का पद एक अत्यंत विवादास्पद हो गया है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 157 और 158, 157 और 158 में राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है।
देखिए, इसकी जो क्वालिफिकेशंस है, योग्यताएं हैं, इस प्रकार है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, वह अन्य किसी लाभ का पद धारण न किए हो। वेतन और भत्ते, राज्यपाल को वेतन और भत्ते, निःशुल्क आवास भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेष अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष है। देखिए, राज्यपाल की स्थिति तथा भूमिका, हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पोजीशन एंड रोल ऑफ गवर्नर। हम राज्यपाल की व्यवहारिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। राज्य सरकार के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की भूमिका, और दूसरा जो बिंदु आता है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल की भूमिका। देखिए, राज्यपाल से आशा की जाती है कि वह इन दोनों भूमिकाओं में से एक न्यायसंगत संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगा। वैसे उसकी दोहरी भूमिका में कोई विरोध नहीं है। जब एक भूमिका समाप्त हो जाती है तब दूसरी भूमिका प्रारंभ होती है, परंतु व्यवहार में इस प्रकार की स्थिति को स्पष्ट रूप से रेखाबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तथा केंद्र द्वारा उस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाले जाते हैं। देखिए, पोजीशन और रोल ऑफ द गवर्नर एज ए हेड ऑफ द स्टेट। राज्य सरकार के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की भूमिका एवं स्थिति। जिस प्रकार केंद्रीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्थिति संवैधानिक अध्यक्ष की होती है, उसी तरह की स्थिति राज्यों में राज्यपाल की होती है। सामान्य स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही कार्य करेगा। केवल उन मामलों में जिनमें राज्यपाल को विवेकीय शक्तियां प्राप्त है, वह मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यों में जब तक स्थायी शासन की व्यवस्था बनी रहती है, तब तक राज्यपाल मुख्यमंत्री की इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर सकता, किंतु इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि केवल नाम मात्र का शासक या मंत्रिमंडल की रबर की मोहर है। उसे कुछ स्वविवेक की शक्तियां भी प्राप्त है। जैसे गवर्नर को स्वविवेक की शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को संविधान कुछ स्वविवेक की शक्तियां प्रदान करता है, जो दो प्रकार की है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेक की शक्तियां और परिस्थितियों से उत्पन्न स्वविवेक की शक्तियां। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेक की शक्तियां। इन शक्तियों से तात्पर्य उन शक्तियों से है जिनके संबंध में राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। यह अधिकार इस प्रकार है, जैसे असम के राज्यपाल को जनजातियों वाले क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विवेक की शक्तियां प्राप्त है। नागालैंड के राज्यपाल को विरोधी नागाओं की हिंसात्मक कार्रवाइयों से निपटने के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जिनमें वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति व सभी क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। यदि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को अपने समीप के केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर दे तो वह राज्यपाल अपनी सत्ता का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट भेजते समय वे
अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसमें मंत्रिपरिषद के परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती। और यदि मंत्रिपरिषद से परामर्श किया भी जाए तो उस परामर्श को मानना राज्यपाल के लिए अनिवार्य नहीं है। राज्यपाल अपना प्रतिवेदन भेजते समय केंद्र सरकार की बात माने, ये भी आवश्यक नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी तथा प्रशासनिक मामलों पर सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री को किसी ऐसे विषय को मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकता है जिसके संबंध में मंत्रिमंडल ने पहले निर्णय लिया हो। व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। वह कुछ विशेष मामलों में संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त कर सकता है। देखिए, ये अभी जो शक्तियां के ऊपर हमने चर्चा की, ये संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेक की शक्तियां हैं। अब हम परिस्थितियों से उत्पन्न स्वविवेक की शक्तियां, जैसे राज्यपाल को कुछ स्वविवेक की शक्तियां कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्राप्त होती है। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती है? जैसे किसी एक राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, मिलीजुली सरकार का होना और उसमें आपसी फूट का बने रहना, जिस दल की सरकार है उसके कुछ सदस्य उस दल से निकलकर किसी दूसरे दल में मिल जाए और उस सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए, राज्य में शांति और व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया हो। इन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान की धारा 164(1) के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तथा अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी न होकर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा जो सदन के बहुमत का विश्वास पात्र। राज्य विधानसभा के चुनाव के बाद यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो राज्यपाल को बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। पर जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत या राज्य विधानसभा में न हो तो मुख्यमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार हो तो उस समय किसे मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाए, यह राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद पर आमंत्रित करने से पहले यह देखना होता है गवर्नर को कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन हो सकता है। राज्यपाल ने ऐसी परिस्थितियों में अनेक बार अपने स्वविवेक का प्रयोग किया है। 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। राज्यपालों ने इन स्थितियों से निपटने के लिए एक समान रास्ता नहीं अपनाया। कई तो सर्वाधिक स्थान प्राप्त दल के नेता को पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर लिया गया और कई मिले जुले दलों के नेता को सबसे पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। 1 मार्च 1973 को श्रीमती सतपंथी के बाद राज्यपाल ने प्रगति दल के नेता बीजू पटनायक को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया, यद्यपि श्री पटनायक बहुमत का दावा कर रहे थे। इसी तरीके से 1977 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस विधानमंडल के दल के नेता को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया, यद्यपि कांग्रेस दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त था और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता द्वारा स्थायी सरकार देने की क्षमता का दावा किया जा रहा था। 1984 में सिक्किम, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में तथा 1997 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रमेश भंडारी द्वारा
जगदम्बा पाल की मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति में ऐसे आचरण को अपनाया गया जिसे सविवेक की विवेकहीन प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, उसके बाद दूसरा जो बिंदु है अविश्वास की स्थिति। इस प्रकार की स्थितियां भी पैदा हो सकती है जिससे सिद्ध हो कि मंत्रिमंडल ने विधानसभा का विश्वास खो दिया है। ऐसी स्थितियां निम्नलिखित हो सकती है, जैसे किसी मुख्य प्रश्न पर सरकार की हार हो जाए, सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, दल बदल के कारण सरकार आलोकमत में आ जाए। उपयुक्त स्थितियों में मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए और इस संदर्भ में त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए राज्यपाल निम्नलिखित विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकता है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री को सरकार बनाने का पुनः अवसर दे सकता है, विरोधी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना सकता है, मिले जुले दलों के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, विधानसभा को भंग करके पुनः चुनाव की घोषणा कर सकता है। इस संबंध में एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या राज्यपाल इन विकल्पों के बारे में मुख्यमंत्री की सलाह मानेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वैसे जाने वाला मुख्यमंत्री या तो राष्ट्रपति शासन की या विधानसभा को भंग करके पुनः चुनाव कराने की घोषणा की सिफारिश करेगा। इस संबंध में हम ये कह सकते हैं या यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की स्थिति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। वह मुख्यमंत्री जिसकी सदन में स्पष्ट हार हो चुकी थी, वह मुख्यमंत्री जिसने हार की संभावना से बचने के लिए त्यागपत्र दे दिया था, वह मुख्यमंत्री जो एक दिलीय सरकार का नेतृत्व कर रहा था, वह मुख्यमंत्री जो मिलीजुली सरकार का नेतृत्व कर रहा था। इस संदर्भ में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम की कुछ मान्यताएं हैं, जैसे जब विधानसभा में सरकार की स्पष्ट हार हो जाए तो विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने का एक मौका अवश्य दिया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल चाहे एक दल का हो या मिले जुले दलों का हो, इसमें कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। परंतु यदि मुख्यमंत्री ने बिना विधानसभा में हारे भी त्यागपत्र दिया है तो उसकी विधानसभा को भंग करने की सिफारिश का ज्यादा महत्व दिया गया है। अगली विशेषता है राज्यपाल शक्ति है मंत्रिमंडल को पदच्युत करने के संबंध में। देखिए, संविधान की धारा 164 2 में स्पष्ट कहा गया कि मंत्रिमंडल को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक राज्यपाल उसे पदच्युत नहीं कर सकता। ये बिल्कुल संविधान में स्पष्ट रूप से लिख रखा है। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में राज्यपाल को अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से वह राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। ये सभी निर्णय राज्यपाल की आलोचना के कारण भी बन जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री विधानसभा को बुलाकर विश्वास प्राप्त करने से मना कर दे तो पदच्युत किया जा सकता है, जैसा कि 1968 में अजय मुखर्जी के समय हुआ था। यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो या उसकी नीतियों से राज्य और देश को खतरा हो या उसके द्वारा केंद्र और राज्य में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई हो, तब उसे बर्खास्त किया जा सकता है। किसी स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में घोषित किए जाने पर भी राज्यपाल उसको पदच्युत कर सकता है। तो इस तरीके मंत्रिमंडल को पदच्युत करने के संबंध में राज्यपाल की कुछ इस तरीके की प्रावधान है। अगला जो बिंदु है, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और उसे स्थगित करना। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित करता है। किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल सविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए, तो वह अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या न हो। विधानसभा को भंग करने का अधिकार। देखिए,
संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श विधानसभा भंग करता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में भी राज्यपाल विधानसभा को भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से मना कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर सकता है। जैसे 1984 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन ने फारूक अब्दुल्ला मंत्रिमंडल की विधानसभा को भंग करने की सिफारिश को नहीं माना। 1976 में तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना विधानसभा को भंग कर दिया। ये भारतीय राजनीति व्यवस्था कुछ इस तरीके के उदाहरण हैं जो राज्यपाल को सविवेक की सत्ता प्रदान करता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी विषय पर सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णय को समस्त मंत्रिपरिषद के सामने रखे। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। इसके बाद अगला बिंदु है संवैधानिक तंत्र की विफलता की सिफारिश करना। सामान्यतः राज्यपाल प्रति 6 महीने के बाद राष्ट्रपति को अपने राज्य की दशा से अवगत कराता है। विशेष संकट के समय वह विशेष रिपोर्ट भी भेज सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन या राज्यपाल के प्रतिवेदन पर लागू किया जाता है या राष्ट्रपति स्वयं ऐसा कर सकता है। इस प्रकार की रिपोर्ट भेजते समय राज्यपाल किसी दल का पक्ष भी ले सकता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में राज्यपाल श्री गोपाल रेड्डी ने संवैधानिक तंत्र की विफलता की सिफारिश उस समय की थी जब संयुक्त विधायक दल सरकार चला सकता था। सितंबर 1998 में बिहार के राज्यपाल भंडारी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने को की केंद्र सरकार को इस आधार पर सिफारिश की कि वह कानून तथा व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई, जबकि मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। ऐसा लगता है कि राज्यपाल की सिफारिश केंद्र सरकार के इशारे पर की गई थी। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। जैसे संविधान के अनुसार राज्यपाल की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। 1995 में जयललिता प्रकरण से स्पष्ट हो गया कि जब कोई पक्ष भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है तो स्वविवेक के आधार पर इस संबंध में निर्णय ले सकता है, अर्थात अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये हमने सबसे पहले जो मूल बिंदु था राज्य सरकार के अध्यक्ष के रूप में ये राज्यपाल की भूमिका है। ये विद्यार्थियों, आज इतनी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। सभी को बहुत बहुत